इनकम टैक्स इन वेरी ब्रीफ एंड समराइज वे इसलिए क्योंकि एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल पर्सन या एज एन एम्प्लॉय, आप कुछ भी अगर सोचते हो एज एन इंडिविजुअल, हम लोग टैक्स के बारे में जब भी सोचते हैं तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है? सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है दैट व्हाट इज गोइंग टू अवर टैक्स बर्डन, हमारे लिए क्या टैक्स बर्डन है, वो चीज हमें समझनी है, राइट? अभी जो इनकम टैक्स, जब हम पर्सनल टैक्स कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो पर्सनल इनकम टैक्स की मैं बात कर रही हूँ कि इनकम टैक्स किसके ऊपर लिवाई होता है? इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन द इनकम ऑफ होम। एक हो गया आपका पर्सन, एनी पर्सन, HUF, इसको पता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी विच इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सन, इससे कंपनी बोल रहे हैं, एंड एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट? हमें पता है कि हमारा जो इनकम टैक्स है, द टैक्स विच इज लिवाइड ऑन द इनकम ऑफ एनी पर्सन, HUF, company or a cooperative society is called income tax, right? So income tax is a direct tax which is covered under the, which is actually controlled by the CBDT. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इसको कंट्रोल करती है पूरे। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ जाता है आपका CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और CBDT एंटायर इनकम टैक्स के जितने भी रिजाइम है इसको सारी चीजों को मैनेज करती है, इसके एक्ट निकालती है, वॉट एवर। तो फाइनेंस एक्ट के हिसाब से हर साल फाइनेंस एक्ट में इम्प्लीमेंटेशन होता है, एंड अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स रेट इज डिपेंडेंट ऑन दैट फाइनेंस एक्ट, राइट? तो अभी हम लोग पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा कंसर्न एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मेरे लिए एज अ एम्प्लॉय, एज एन एंटरप्रेन्योर, वट एवर, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर किस चीज का है? मेरे लिए मेन कंसर्न है अबाउट माई पर्सनल इनकम टैक्स, राइट? अब इसके बारे में तुम्हें थोड़ा तो पता है। सो व्हाट इज पर्सनल इनकम टैक्स? पर्सन, एक पर्सन के ऊपर जो टैक्स लिवाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम टैक्स, राइट? अभी पर्सनल इनकम टैक्स जब हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होगी? हमें जानना होगा मेरे एक साल का टोटल टैक्सेबल इनकम, क्योंकि ये हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज होगा। तो पहली फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? फर्स्ट स्टेप इज आई हैव टू कैलकुलेट माई टैक्सेबल इनकम, राइट? नाउ व्हाट इज माई टैक्सेबल इनकम? मेरा टैक्सेबल इनकम क्या होगा? टैक्सेबल इनकम सिंपल सी बात है, मेरा जो टोटल इनकम, जैसे मैं अगर एक साल में कितनी फीस मैंने अर्न की, सपोज मैंने 6 लाख रुपए या 8 लाख रुपए अपनी फीस अर्न की, मेरा ईयरली इनकम है, टोटल इनकम इज 8 लाख थ्रू फीस, कमीशन, रेंट एंड अदर अलाउंसेस, वट एवर फैक्टर्स आते हैं, राइट? तो वहां से मेरे टोटल इनकम हुआ 8 लाख। अभी ये 8 लाख पे तो टोटल टैक्स नहीं लगेगा ना, तो टोटल इनकम से हम लोग क्या करते हैं? हम अपना माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? जो भी हमारे टैक्स डिडक्शन, फाइन, टैक्स डिडक्शन हो गए, टोटल एग्जेम्पशन हो गए, एंड माइनस टोटल रिबेट इफेक्ट, ये सारी चीज हम लोग माइनस जब कर देंगे तो हमारा आता है टैक्सेबल इनकम। देखो क्लियर है? पहले पर्सनल इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, तो पर्सनल इनकम टैक्स के लिए सबसे पहली चीज है हमें अपने टैक्सेबल इनकम को देखना है, राइट? मेरा टैक्सेबल इनकम क्या है? अब इस टैक्सेबल इनकम के लिए टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे? मेरा टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम से जो भी टैक्स डिडक्शन होंगे, टोटल एग्जाम्पशन होंगे, टोटल रिबेट होंगे, इसको हमको माइनस करना है, राइट? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब मेरा प्रोसेस क्या है? मैं अगर अपने प्रोसेस में जाती हूँ, टोटल में टैक्सेबल इनकम को लेकर आना चाहती हूँ, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने ग्रॉस टोटल इनकम, राइट? दिस इज माय प्रोसेस 1, ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस 1, और मैं इसको स्टेप बोल सकती हूँ 1, where you have to calculate your gross total income, fine? अभी ग्रॉस टोटल इनकम में आपका क्या क्या हो सकता है? सपोज मेरी क्या हो गई? एक एनुअल ग्रॉस सैलरी, सपोज मैं नौकरी करती हूँ तो मेरी एनुअल ग्रॉस सैलरी हो गई। एनुअल ग्रॉस सैलरी कितनी है? 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय जो भी मेरी सैलरी, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है? अब देखो HRA और LT, ये जो है ना, ये और एनी स्पेशल अलाउंसेस, ये दो हमारे हो जाते हैं एग्जाम्पशन।
आपकी एनुअल ग्रॉस सैलरी में से आप देख लो, ये दो जो कंपोनेंट है इसको हम लोग एग्जाम्पशंस में डाल देते हैं। एग्जाम्पशंस तो क्या है हमारा, HRA, LTA एंड एनी स्पेशल अलाउंसेस। ये जो पार्ट है हमारा सैलरी का, ये हमारा एग्जाम्पशन में चला जाता है। तो क्लियर है कि मेरी जो एनुअल ग्रॉस सैलरी रहेगी उसमें से ये, जैसे ग्रॉस सैलरी जो है, ग्रॉस सैलरी किस किस को लेकर होती है, तुम्हारा बेसिक हुआ, प्लस तुम्हारा DA हुआ, प्लस HRA हुआ, प्लस CCA हुआ, इस तरीके से और भी अदर अलाउंसेस, अगर मैं TA ले लूं एक्सेट्रा, ये सब मिला के मेरा हुआ मे बी 50,000 रुपए। ठीक है, तो 50,000 में आप समझ लो मेरा बेसिक था 10,000 रुपए, 10,000 प्लस DA था मे बी 10,000, HRA था सपोज 20,000 मैंने डाल दिया, चलो एनीथिंग कुछ भी, प्लस 10,000 इस तरीके से। तो मेरा ये जो HRA जो है, HRA LTA ये सब जो कंपोनेंट है, ये या ट्रैवलिंग, ये सब स्पेशली मेरा चला गया एग्जाम्पशंस। तो मेरा जो कैलकुलेट होगा ना, मेरा ग्रॉस सैलरी में से ये सारे पोर्शन निकल जाएंगे। तो 50,000 में से 10,000 HRA के, LTA के 10,000, वो सब ट्रैवलिंग अलाउंसेस के 5,000, वो ऐसे ही निकल जाएंगे एग्जाम्पशंस। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स माय कैलकुलेटिंग दिस। ये आप लोग को रखना पड़ेगा एग्जाम्पशन जब देखोगे। एग्जाम्पशंस में HRA का क्या अमाउंट है, जैसे हर महीने HRA मिल रहा है आपको 5,000 या 10,000 जो भी अमाउंट है, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 HRA के होगा, इस तरीके से एग्जाम्पशन निकालना। लेकिन HRA भी किस तरीके से हमको निकालना है वो हमको देखना पड़ेगा, HRA का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं पहले दिखा दूं, तो भी मेरी एनुअल सैलरी होगी, उससे माइनस कर देंगे हम लोग अपने सैलरी के एग्जाम्पशन, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अभी इसमें से हमें HRA को कैलकुलेट करने का मैं यहाँ पे प्रोसेस साइड में दिखा रही हूँ। HRA हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मतलब HRA को कितनी छूट मिलनी चाहिए, ऐसा तो नहीं पूरा HRA ही हमको छूट मिल जाएगा। तो HRA का एक कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन क्या है, फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। आप देखो, ये आपका हो गया एक्चुअल HRA, फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल HRA। सेकेंड पॉइंट इज 50% ऑफ बेसिक प्लस DA और 40% ऑफ बेसिक प्लस D। ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकेंड पॉइंट, और ये हो गया थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्चुअल रेंट पेड माइनस व्हाट, 10% ऑफ बेसिक प्लस D। अब ये देखो 50% ऑफ बेसिक प्लस DA और 40% जो है, 50% इज इन द केस ऑफ मेट्रो सिटी एंड 40% इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी। तो हम यहाँ जो ग्रोथ, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या क्या किया, देखो ये चीज को यहाँ पे अच्छे से समझो। फर्स्ट स्टेप में पहले हमने एनुअल ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट किया, इसमें से ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज माय एग्जाम्पशन। ये जस्ट मैं आपको पॉइंट के लिए, नोट के लिए दिखा रही हूँ, स्टार। तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में ये आप देख लो, एनुअल ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट की। सेकेंड स्टेप में ये जो एनुअल ग्रॉस सैलरी, सपोज 50,000 मेरी, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 आप कर लो, मे बी 6 लाख आपकी सैलरी, एनुअल ग्रॉस सैलरी। उसमें से एग्जाम्पशन पोर्शन निकल जा रहा है HRA LTA या स्पेशल अलाउंसेस मिला के 2 लाख। तो एनुअल सैलरी से एग्जाम्पशन माइनस करके आपका हो गया 4 लाख, 3 4 5, इस तरीके से। अब ये एग्जाम्पशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है HRA। HRA को कैलकुलेशन कैसे करना है वो चीज समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो HRA कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, देखो
इनमें से इन तीनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तीन चीज को। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है, देखो सॉरी, ये है 1 एक्चुअल एचआर है, दिस पॉइंट इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट एक्चुअल एचआर हो सकता है, मुझे एक्चुअल एचआर मिला है 2 लाख, हो सकता है 2 लाख एक्चुअल एचआर मिला। अब सेकेंड पॉइंट, अगर मैं मेट्रो में, कोलकाता में रहती हूँ तो मेट्रो सिटी, तो 50% ऑफ माई बेसिक प्लस डीए, हो सकता है मेरा बेसिक प्लस डीए जो हो रहा है वो आ रहा है 3 लाख। तो 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए कितना हुआ, 1.5 लाख। वन सॉरी, ले लो 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए व्हाट इज कमिंग इज 1.5 लाख। सेकेंड पॉइंट, अभी आ रहा है एक्चुअल रेंट पे, मतलब अगर मैं रेंटेड हाउस में हूँ तो मैंने एक्चुअल रेंट कितना पेमेंट किया, हो सकता है 3 लाख मैंने रेंट पेमेंट किया, और उसका माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डी। अब 10%, 3 लाख का, अगर 3 लाख मेरा बेसिक प्लस डीए था तो उसका 10% इज 30,000। तो 3 लाख से 30,000 गया तो आ रहा है 2,70,000। फाइन। तो इनमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा हो रहा है, देखिए 2 लाख, 1.5 लाख, 2,70,000, कौन सा लिस्ट है? क्लियरली इंडिकेशन है कि 1.5 लाख जो है ये लिस्ट है, तो एग्जाम्शन में मुझे यहाँ पर 1.5 लाख ही मिलेगा। समझ आया? स्वयं हाँ मैम। दिक्कत नहीं है प्रोसेस में? नहीं तो मैम, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है मगर समझ में आ रहा है। समझना है। मैं एक बार स्टेप बता दे रही हूँ, फिर से एक बार रिवीजन दे रही हूँ। इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन होम, पर्सन, एचयूएफ, कंपनी और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। इसके लिए अभी यहाँ पर हम लोग पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें। पर्सनल इनकम टैक्स मतलब द टैक्स विच इज चार्ज ऑन एनी पर्सन, मेरी पर्सनल इनकम के ऊपर। सो पर्सनल इनकम टैक्स के लिए सबसे पहली चीज होती है हमें अपने टैक्सेबल इनकम को निकालना। टैक्सेबल इनकम मतलब वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि बहुत इनकम करते हैं हम, तो पूरे इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देते हैं। तो मेरा टैक्सेबल इनकम क्या होगा? डेफिनेटली माई टोटल इनकम माइनस टैक्स डिडक्शन माइनस टोटल एग्जाम्पशंस माइनस टोटल रिबेट। तो दिस इज माई इक्वेशन 1। तो सबसे पहली चीज हमें अपने टैक्सेबल इनकम के ऊपर फोकस करना है, तो उसके लिए मुझे अपने टोटल इनकम को निकालना है। पहला हमने निकाला टोटल इनकम, फिर तो हम टैक्स डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन में जाएंगे। तो हमने क्या किया प्रोसेस, इसके प्रोसेस में स्टेप 1 क्या है? फर्स्ट यू कैलकुलेट योर जीटीआई, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। फाइन। तो ग्रॉस टोटल इनकम से हमने क्या किया, ग्रॉस टोटल इनकम से हमने ग्रॉस टोटल इनकम से एचआरए और एलटीए या स्टैंडर्ड अलाउंसेस जो भी है वो एग्जाम्पशंस को माइनस किया। तो उसमें फिर हमने देखा एचआरए, एचआरए सबसे मेन कंपोनेंट है जिसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं। अब देखो मैं आ जाती हूँ प्रोसेस में, तो मैं जैसा प्रोसेस बता रही थी, प्रोसेस तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। स्टेप वन में हमने पहले क्या किया, स्टेप 1 में पहले हमने किया कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ जीटीआई, दैट इज माय ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो उसमें से हमने क्या निकाला, पहले एनुअल ग्रॉस सैलरी, मेरी एनुअल ग्रॉस सैलरी। वहां से फिर हमने क्या किया, एग्जाम्पशंस को निकाला। फिर मैं लेस कर दे रही हूँ, लेस एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस का कैलकुलेशन हम कर लेंगे, लाइक एलटीए में क्या एग्जाम्पशंस है, एचआरए में क्या एग्जाम्पशंस है, इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम्पशंस लाइक योर एचआरए और आप ले लो एलटीए। ठीक है, ये सारे होगा। इसके बाद एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड डिडक्शन है ऑफ 50,000, ये करंट स्लैब में अवेलेबल है। आपकी जो टोटल सैलरी होती है, सैलरी में से एग्जाम्पशंस वगैरह को छोड़ के एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ऑफ 50,000। ठीक है, तो वहां से एनुअल सैलरी से जब हम ये एग्जाम्पशंस वगैरह को माइनस करते हैं, देन वी गेट अ नेट सैलरी, हमें अपने नेट सैलरी मिलती है। राइट, ये हुआ मेरा नेट सैलरी, क्योंकि ये सैलरी है।
बट ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सैलरी से ही इनकम मिल रही है, बहुत आदमी है ना सैलरी के संग भी तो और बहुत सारे काम करते हैं। दैट टाइम वी हैव टू ऐड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अभी सिर्फ मैं अपने इनकम को ऐड कर रही हूँ, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या हो सकता है? लाइक मेरे कुछ फ्लैट है, उसमें उसको मैंने रेंट पे दिया हुआ, तो रेंटल इनकम हो गई। प्लस मैंने कुछ एफडी करके रखे हैं या कोई पब्लिक डिपॉजिट है, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट ऑन हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन। प्लस कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स मतलब क्या होता है? whenever we invest in different capital sources, लाइक मैंने तुमको पहले भी बताया, हम लोग जैसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कुछ जमीन खरीदते हैं। तो मैंने 2 लाख की जमीन खरीदी, 2 साल बाद बेची, उसमें मुझे 2 लाख का 5 लाख हुआ उसकी वैल्यूएशन, 3 लाख जो एक्स्ट्रा है दैट इज माई कैपिटल गेन। या मैंने कुछ शेयर्स परचेज किए थे, इक्विटी परचेज किए थे, उसको मैंने मार्केट में बेचा, तो उसमें मुझे एक फायदा हुआ, तो वो कैपिटल गेन्स होता है, तो वो भी मेरे एक इनकम है। ठीक है ना? तो ये सारे को हम इनकम बोलते हैं। तो अभी हमारा टोटल इनकम निकल गया, ये स्टेप जो हुआ मेरा खत्म, राइट। यहाँ पर मैंने एक सैलरी स्टाफ के बारे में बताया है स्टेप 1 में, जहाँ पे वो अपना कैलकुलेशन करा ऑफ जीपीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें उसकी एनुअल ग्रॉस सैलरी कंपोनेंट आ गई, लेस उसने एग्जेम्पशन किया अपने सैलरी के पोर्शन से जो जो चीज निकलती है, एंड देन नेट सैलरी आ गई, नेट सैलरी से ऐड किया अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ये था हमारा स्टेप 1, जहाँ पे हमने सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ इनकम किया। फाइन, समझ आ रहा है? मैम मैं कुछ जल्दी जा रही हूँ क्या? नहीं मैम। है ना? चलिए, अब हम लोग स्टेप 2 में जाते हैं, जहाँ पे हम लोग को अपने डिडक्शंस को माइनस करना है। तो रिमूव ऑल योर डिडक्शंस। आपके डिडक्शंस क्या है वो देखना है आपको। फाइन, अभी डिडक्शंस में क्या क्या आता है देखो। डिडक्शंस किस किस चीज में मिलता है? हमारा इन्वेस्टमेंट जो भी होते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट बोले या कुछ कुछ सेक्शन में एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सब कुछ हमारे डिडक्शंस में मिलते हैं। तो हमारा बेस्ट जो आप देख लो, हमारे जो मतलब जिसमें डिडक्शंस हमें मिलते हैं जिस जिस सेक्शंस में, दैट इज अंडर सेक्शन 8। हमारे जो भी डिडक्शंस होते हैं वो मैक्सिमम डिडक्शंस आर सब्जेक्टेड टू अंडर सेक्शन 80। अब 80 में 80C है, 80CC है, 80D है, 80CCD है, बहुत तरह का डिडक्शंस है। तो बेस्ट अमॉन्ग देम इज सेक्शन 80C। ठीक है, अब इसमें से डिडक्शंस को मुझे देखना है, जो कुछ कुछ हैं जो मैं तुमको बता रही हूँ, बाकी और बहुत सारे अपग्रेडेशन होते हैं। अभी मैं एक ब्रीफ में तुमको बता रही हूँ जो कि अभी के डेट में एप्लीकेबल है, कल के डेट में और भी नए नए कुछ आ सकते हैं। तो मैं जैसे तुमको सेक्शन 80C के बारे में बता रही हूँ। 80C में आपका आ जाता है 1.5 लाख डिडक्शन इज अवेलेबल। ठीक है, ये आपका हो जाता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि, ये सारे चीज में आ जाते हैं। ईपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, ये सब मैं लिख दे रही हूँ। ईपीएफ हो गया, ये आपका ईपीएफ हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया। फिर प्रीमियम पेड फॉर टर्म इंश्योरेंस, प्रीमियम पेड फॉर टर्म इंश्योरेंस, इसमें हो गया पेमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ होम लोन। ठीक है, ये सब हो गया। ये सब में आपको 80C के डिडक्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको कितने डिडक्शन मिलते हैं? ऑलमोस्ट 1.5 लाख। 80C में जो डिडक्शंस हैं 1.5 लाख तक डिडक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे इक्विटी लिंक स्कीम हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं 80C के अंडर में, तो वो मैं इतना सारा नहीं मेंशन कर रही हूँ। ये एक डिडक्शन है जो कि मेन डिडक्शन है। ठीक है, यहाँ पे इक्विटी लिंक स्कीम दे रही हूँ। इक्विटी लिंक एक इम्पोर्टेंट ये है सेविंग स्कीम। ठीक है ना, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, देन सुकन्या समृद्धि योजना, ये अभी एप्लीकेबल है। तो ये सब में आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। 1.5 लाख तक डिडक्शन आ रहे हैं। ठीक है,
बाद आ गया आपका एनपीएस। ठीक है, आपको एडिशनल एक सेविंग मिलती है, सेविंग टैक्स अप टू 50,000 अंडर सेक्शन आपका आ जाता है 80 CC D 1। देखो ये दिस ऑल आर सब्जेक्ट टू चेंज, इसमें एडिशन डिडक्शन होते रहते हैं। तो अभी 80 CCD जो है इसमें आपको मिलता है, मतलब ओवर 80C में ये सारे जो हैं, ये सारे कंपोनेंट इनमें से किसी में भी होगा तो आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद 80CCD में एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम जो होता है उसमें आपको एक एडिशनल टैक्स सेविंग मिलती है अप टू 50,000। दिस इज पर एंड अबव 80C के ऊपर है ये डिडक्शन। ठीक है, ठीक है। अब आ गया और एक सेक्शन है, जो मेन सेक्शन है, मैं वो से बता रही हूँ, बार बार तुमको बोल रही हूँ, कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछो। सेक्शन 80D, सेक्शन 80D में और एक आपको डिडक्शन मिलता है। तो क्यों मिलता है आपको, देखो, और आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा है तो उसमें यू आर मेकिंग अ पेमेंट, प्रीमियम पे फॉर मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ इंश्योर्ड एंड फैमिली, इसके ऊपर आपको मिलता है। ठीक है, एज क्या है वो मैटर करती है। सेक्शन 80 TTA और एक सेक्शन है 80 TTA, मिलता है अप टू 10,000। यहाँ पर आपको अप टू 10,000 मिलता है, 10,000 तक ऑन दी इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। तो इतने सारे आपको डिडक्शन अभी तक मिले हैं। ठीक है, इसके बाद और भी डिडक्शन है, खत्म नहीं हुआ मेरा डिडक्शन। इसके बाद है आपका एजुकेशन लोन माइनस इंटरेस्ट कंपोनेंट। ठीक है, ये वाला आपका हो गया एजुकेशन लोन, हो गया इंटरेस्ट कंपोनेंट, हो गया होम लोन, हो गया। तो ये सारे जैसे सेक्शन 24 बता रहा है होम लोन का, ये सब अबव ओवर 80CC, ये 80C के जो भी डिडक्शन है इसके ओवर एंड अबव आपको और एक जो छूट मिलती है वो आपके लोन के इंटरेस्ट कंपोनेंट होते हैं। इंटरेस्ट आपको छूट मिलती है, मिल रहा है। एजुकेशन लोन हुआ, फिर होम लोन हुआ। देखो ऊपर में हमने पढ़ा था ना इसके पहले कि आपने जो 80C में था रिपेमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ होम, वहां पे आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल रही है। प्रिंसिपल जो होम लोन का है उस पर आपको 80C में मिल रहा है। 80C के बाद आपको सेक्शन 24 के हिसाब से, सेक्शन 24 में होम लोन का जो इंटरेस्ट है उस पर भी आपको छूट मिल रही है, इंटरेस्ट ऑफ अप टू 2 लाख। अब जो इंटरेस्ट दे रहे हो, मेरी बहुत इंटरेस्ट देते हैं हम लोग, लेकिन इंटरेस्ट अप टू 2 लाख, 2 लाख जो है वो आपका छूट हो जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबव 80C के ऊपर है ये सारे डिडक्शन। मतलब आपको डिडक्शन देखो मेनली ऊपर में हमने क्या देखा, ऊपर में हमने देखा सिर्फ इनकम कैलकुलेशन करना हो, फिर हमको डिडक्शंस को माइनस करना है। तो मेन सेक्शन जो हमारा वो 80 का है, अंडर सेक्शन 80। अंडर सेक्शन 80 में ही हमें सबसे ज्यादा डिडक्शन छूट के जो भी ऑप्शन है वो यही मिलते हैं। तो इसमें जैसे 80C पीपीएफ, ईपीएफ, प्रीमियम पेड फॉर टर्म पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और प्रीमियम पेड टुवर्ड, इसका भी अलग अलग कंपोनेंट है। मतलब जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया, उसका हिसाब निकाल कर आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, रीपेमेंट टुवर्ड्स, ये सारे चीज में आपको छूट मिल रही है। 80CCD में आपको एनपीएस में 50,000 तक छूट मिल रहा है अबव 80। 80D में आपको प्रीमियम पेड, जो आप प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो फॉर मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ इंश्योर्ड एंड फैमिली, इसमें अगर कोई 60 के अबव है तो उसका एक अलग छूट है, 60 के अंदर है उसका अलग छूट है। 80TPA 10,000 आपको इस पे भी मिल रहा है, और 10,000 ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। इसके बाद आपका इन सबको छोड़ के आपका आ रहा है इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट। इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट पे भी हमें एक छूट मिल रहा है ऑन एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट रिपेमेंट कर रहे हैं उस पे छूट मिलती है। फिर होम लोन, होम लोन का सेक्शन है 24, इस पे आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो अप टू 2 लाख इंटरेस्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर इज डिडक्टेबल, और आप बोलो उसको
दिस इज अलाउएबल, वो परमिसिबल आपका डिडक्शन है, ठीक है। हटा दो इसको, हटा दो टर्म। टर्म ये क्लियर है, आगे बढ़ू? हाँ मैम। तो स्टेप 1 स्टेप 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप 3। स्टेप 3 आज बहुत ब्रीफ में पढ़ाई हूँ, तो होपफुली तुमको समझ में आ रहा हो। नेट टैक्सेबल इनकम में हम लोग आ जाते हैं। नेट टैक्सेबल इनकम, अब हमारा नेट टैक्सेबल इनकम, जीटीआई तो हमने समझा था, तो जीटीआई ग्रॉस टैक्सेबल इनकम हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था। जीटीआई के बाद हम लोग जो भी एलिजिबल डिडक्शंस हैं, जो हमने देखा अभी स्टेप 2 में, एलिजिबल डिडक्शंस को माइनस करते हैं, देन वी गेट एनटीआई, दैट इज नेट टैक्सेबल इनकम। ये है ना हमारा स्टेप, ये हो गया डिडक्शंस को माइनस करके। अब आ रहे हैं हम लोग स्टेप 4 में। स्टेप 4 we have to actually calculate tax, हमें कैलकुलेट करना है टैक्स। अब देखो हमें जो कैलकुलेट करना है टैक्स को, हमारे इनकम रेंज क्या क्या है वो हमें देखनी है। नेट इनकम रेंज हमारी क्या आ रही है वो देखना है हमको। नेट इनकम रेंज मेरी क्या है, फिर मेरा इनकम टैक्स रेट आप देख लो, एंड टैक्स आउटगो बिफोर rebate under section 87, ठीक है। तो ये हम लोग एकदम देख लेते हैं। नेट इनकम रेंज अगर आप लो अप टू 2 लाख, अप टू 2,50,000, इनकम टैक्स रेट क्या है, तो टैक्स आउटगो भी डेफिनेटली नील ही होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पर भी। इनकम टैक्स रेंज अगर आप लो 2,50,000, 2,50,000 मान लिखते हैं, पर मैं डायरेक्टली 2,50,000 लिख रही हूँ। 2,50,000 से 5 लाख तक आपका क्या है रेंज, इनकम टैक्स रेट इज 5%। so what is going to be the tax, टैक्स आपका आएगा, टैक्स आउटगो इज 12,500, फाइन। अब देखिए 5 lakh to 10, it is the tax rate is 20%। मैं तुमको सारा अभी करंट सिचुएशन पे बता रही हूँ, ये बाद में फिर अपग्रेडेड होता है, हर साल ये चेंज होता है, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा 1 लाख टैक्स आउट, ठीक है। अब आपका आ रहा है अबव 10 लाख, अबव 10 लाख इट इज 30%। अबव 30%, आपका अबव 30% कितना जा रहा है, इट इज 2,62,500, फाइन। ये हमने अज्यूम किया एन इनकम ऑफ 15 लाख, ये मैंने अज्यूम करके बताया आपको। दिस आई अज्यूम द इनकम ऑफ 15 लाख, उसका स्लैब रेट मैंने तुमको दिखाया। इस तरीके से हमारा नेट टैक्स आउटगो होता है। ऐसे तुमको मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग टैक्स स्लैब को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर 5 लाख किसी की इनकम है तो 2.5 लाख तो टैक्स लगेगा नहीं, बाकी 2.5 लाख पे हमारा लगेगा 5%, इसीलिए वहां पे 12,500। तो किसी की सैलरी अगर 4 लाख है तो उसको 12,500 पड़ेगा, और अगर 2 लाख है तो नील, फाइन। तो इस तरीके से हमने लिया। अब देखो हम लोग फाइनल स्टेप में आ रहे हैं, स्टेप 5। स्टेप 5 में हम लोग को क्या करना है, अपने टैक्स को कंसोलिडेट करना है। वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड कि हमारा टैक्स कितना होने वाला है। वी हैव टू अल्टीमेटली कंसोलिडेट आवर नेट टैक्स, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज द टैक्सेबल इनकम, जो हमारा टैक्सेबल इनकम आ रहा है, टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 5 लाख और नॉट। अगर ये लेस देन 5 लाख है, अगर मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम जो आ रही है वो लेस देन 5 लाख है, तो मुझे एक अलग सा रिबेट मिलेगा, देन आई गेट अ रिबेट ऑफ
12,500 क्यों मिलेगा? दिस इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 87A, ठीक है, ये दिया हुआ है, स्पेसिफाइड है, ये फाइनेंस एक्ट के हिसाब से, हम लोग के हिसाब से। नाउ इफ माय टैक्सेबल इनकम, माय टोटल टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन 5 lakhs, अगर इस केस टैक्सेबल इनकम जो है दैट इज ग्रेटर देन 5, तो उसमें क्या होगा, हमें एक सरचार्ज देना पड़ेगा। उसका क्या रेट है? इफ माय टोटल इनकम इज इन बिटवीन 50 लाख टू 1 crore, तो मेरा सरचार्ज कितना आ रहा है? 10% इज माय सरचार्ज, फाइन। इफ इट इज 1 crore टू 2 crore, वहां पे क्या आ रहा है हमारा? 20% हमें सरचार्ज देना पड़ेगा। समझ आया? ये हमारा सरचार्ज का कैलकुलेशन है। क्लियर है? दिस इज माय टोटल स्टेप्स इन कैलकुलेटिंग अ पर्सनल इनकम टैक्स। ये पर्सनल इनकम टैक्स के लिए टोटल कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। क्लियर हो गया ये वाला स्वयं?